ठीक है, चलो गुड। सो हमने हमने मैंने सिंपल से आपको रिकॉल कराया है कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी जनरेटर। लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में इस पे नहीं जाएंगे हम। क्लियर है क्या सबको? आगे बढ़े? यस सर। चलो बढ़िया। आलोक, बहुत दिनों के बाद दिख यार। चलो आलोक, समझ नहीं समझ में आया कुछ तो पूछ लेना आलोक, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं वर्किंग ऑफ डीसी जनरेटर। एसी बाद में बात करेंगे, डीसी पहले बात करेंगे, ठीक है। तो हम डीसी जनरेटर की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, सबसे पहला काम क्या करते हैं कि बीच में ना एक एक्सल लगा देते हैं, ठीक है। एक एक्सल लगा दे रहा हूं मैं बीच में, ठीक है। और क्या करते हैं कि इसको रोटेट करते हैं, इस कॉइल को, एक्सल को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। अगर एक्सल को रोटेट करोगे तो क्या होगा, कि पूरा का पूरा कॉइल भी रोटेट करेगा, पूरा का पूरा कॉइल भी क्या करेगा, रोटेट करेगा। अगर एक्सेल रोटेट होगा तो कॉइल भी रोटेट करेगा, लेकिन आपका जो ब्रशेस क्या होगा, ब्रशेस बिल्कुल फिक्स रहेगा। तो याद रखिएगा ये बात हमेशा याद रखा कीजिए कि अपने पास दो स्प्लिट रिंग्स हैं, एक है पी और दूसरा है क्यू, ठीक है। और अपने पास कार्बन ब्रशेस क्या क्या है, कार्बन ब्रशेस क्या है, एक्स और वाई। एक्स और वाई में कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो फिक्स रहेगा। और रिंग क्या होगा, रोटेट करेगा। तो जब रोटेट करेगा तो आप जानते हो कि आपने मान लीजिए नाम दे दिया कॉइल का, ये क्या है ए, ये क्या है अपना बी, ठीक है बी, और ये क्या है सी, और ये क्या है डी। तो ये कॉइल ए बी कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो याद करिए, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाइए। मोशन क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ, मोशन हो रहा है ऊपर की तरफ, और फील्ड क्या है, इस तरफ, नॉर्थ टू साउथ। तो करंट क्या कॉइल में ए की तरफ, ए से बी की तरफ जाएगा क्या, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाइए। एक कॉइल जो है ए बी वायर है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मैंने क्या किया, थंब क्या शो कर दिया, ए बी के मोशन के डायरेक्शन में। क्लियर है? आप खुद भी कॉपी में देखो। अब मैंने क्या किया, फील्ड को क्या कर दिया, फील्ड को नॉर्थ टू साउथ कर दिया। क्लियर है क्या, फील्ड को नॉर्थ टू साउथ कर दिया। क्लियर है क्या। तो ये मेरा फिंगर क्या शो कर रहा है, ये मिडिल फिंगर क्या शो कर रहा है, ऊपर की तरफ शो कर रहा है। ऊपर की तरफ क्या शो कर रहा है, करंट कहां जा रहा है, ए टू बी जा रहा है। क्या सबको ये बात क्लियर है क्या, ए टू बी जा रहा है। उसी तरीके से जो सीडी वायर है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। ए बी अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर ऐसे, तो सीडी वाला पार्ट क्या होगा, कॉइल का एक पार्ट नीचे की तरफ जा रहा है। तो इस केस में करंट इंड्यूस होगा क्या, सी टू डी की तरफ। बोलिए क्लियर है क्या। जब कॉइल को हम इस सेंस में रोटेट करेंगे तो एक करंट इंड्यूस हो गया आर्मेचर कॉइल में, ए बी सी डी। क्लियर है क्या, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? रिप्लाई इन चैट, चैट पे रिप्लाई करो अगर क्लियर है तो। और पूरे करंट का पाथ समझते हैं। आयुषी, आयुषी मैं समझा, मैंने बोला आयुषी कि जो ए बी वायर है, मैं इसको ऊपर की तरफ रोटेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे रोटेट कर रहा हूँ, कॉइल को रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है, एक्सेल से। तो एक्सेल की वजह से कॉइल रोटेट हो रहा है, तो ए बी क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ए बी जब ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमने उस पर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाया, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाया। तो हमने क्या देखा कि करंट का डायरेक्शन क्या हो रहा है, वो ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है। थंब मोशन शो कर रहा है, ये फिंगर फील्ड शो कर रहा है, तो ये फिंगर क्या शो करेगा, करंट का डायरेक्शन, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन। तो करंट का डायरेक्शन क्या है, ए टू बी। उसी तरीके से अगर सीडी में देखेंगे तो इसका इसका तो इसमें तो अपवर्ड नहीं जा रहा है, इसमें तो डाउनवर्ड जा रहा है। तो इस केस में करंट का डायरेक्शन क्या होगा, सी टू डी। क्लियर है क्या सबको यहां तक? इज इट क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू? ठीक है। तो क्या मैं एक सिंपल सी बात कहूं क्या, कि करंट का पूरा पाथ अगर कोई आपसे पूछता है, समझ लो, ये पूरी बात समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। अगर करंट का कोई पूरा पाथ मेरे से पूछता है, तो मैं ऐसे लिखूंगा, ए से लेके जाएगा बी पे, बी से लेके जाएगा सी पे, सी से जाएगा डी पे, डी के बाद किस पे जाएगा, क्यू पे। क्यू क्या है, मेरा रिंग है, रिंग से कनेक्टेड है। ये ऊपर का जो वायर है वो रिंग से कनेक्टेड है, ब्रश से कनेक्टेड नहीं है। क्यू पे जाएगा, क्यू के बाद किस पे जाएगा, वाई पे जाएगा, वाई के बाद किसके थ्रू जाएगा, गैल्वेनोमीटर में जाएगा, फिर किस में जाएगा, एक्स पे जाएगा, और फिर फाइनली कहां जाएगा, पी पे जाएगा, पी पे जाएगा, और पी के बाद कहां जाएगा, ए पे जाएगा। क्या पूरा करंट का पाथ क्लियर है क्या सबको? क्या पूरा पाथ क्लियर है क्या, ए बी सी डी, डी के बाद रिंग, रिंग कौन सा है, क्यू, उसके बाद ब्रश, ब्रश क्या है, वाई।
क्लियर है? उसके बाद गैल्वेनोमीटर मिलता है, गैल्वेनोमीटर के बाद एक्स मिलता है, फिर पी मिलता है, फिर ए मिलता है। ये पूरा पाथ ऑफ करंट है। इसको कुल मिला के आप जो बोर्ड्स में लिखते हो तो दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। एक पार्ट क्या कहते हो? इन आर्मेचर कॉइल, आर्मेचर कॉइल, आर्मेचर कॉइल की बात करते हो। आर्मेचर कॉइल की जब बात करते हो तो उसमें क्या होता है? ए बी सी डी, सिंपल एबीसीडी आर्मेचर कॉइल में। और अगर आप नीचे की तरफ बात करते हो, यानी सिंपल गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट कैसे जा रहा है, तो क्या बोलते हो कि करंट कैसे जा रहा है? वाई जी एक्स। क्लियर है क्या? क्या सबको ये हाफ रोटेशन समझ में आया क्या? रिप्लाई करो यस, तो ही मैं आगे बढ़ सकूंगा। ये पूरा करंट का पाथ, आर्मेचर में करंट का डायरेक्शन क्या है, गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट का डायरेक्शन क्या है, ये सब समझ में आ गया है। तो क्या करते हैं कि अब आधे रोटेशन के बाद हालात क्या होंगे समझते हैं, क्या क्या चेंज हुआ। तो ए पहुंच गया है यहां पे, ठीक है, बी पहुंच गया है यहां पे, सी पहुंच गया और डी पहुंच गया। पूरा रोटेशन होगा आयुषी, क्योंकि मैं हाफ रोटेशन करके देख रहा हूं। हाफ रोटेशन के बाद हालत क्या होगी, हालत, ठीक है, ए बी सी डी कर दिया आयुषी, क्लियर? ए बी सी डी जब पहुंचे तो इसके साथ साथ ये रिंग भी रोटेट कर गया, जो कनेक्टेड था ए के साथ, और ये कनेक्टेड था किसके साथ? बी के साथ। तो रिंग भी क्या हो गया? साइड चेंज हो गया। क्लियर है? पी और क्यू जो रिंग है वो भी क्या हो गया? चेंज हो गया। लेकिन आपका जो कार्बन ब्रश है एक्स और ये वाई, इसमें कोई चेंज नहीं हो गया। तो गौर से ध्यान से देखिए, कनेक्शन चेंज हो गया है। पहले जो कार्बन ब्रश एक्स कनेक्टेड था पी में, वो अब कनेक्टेड है एक्स क्यू में, और वाई जो पहले कनेक्टेड था क्यू में, वो अब कनेक्टेड है पी से। यानी रोटेशन की वजह से आफ्टर हाफ रोटेशन कनेक्शन हैज चेंज्ड। क्या फर्क पड़ेगा आप देखो, अगेन ये रोटेट कर रहा है, अगेन ये रोटेट कर रहा है। कॉइल, कॉइल तो रोटेट करेगा लगातार, कॉइल तो लगातार ही रोटेट कर रहा है। तो अभी भी ये कैसे रोटेट कर रहा है? इधर की तरफ। तो क्या अब जब रोटेट कर रहा है तो क्या अब सीडी ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है क्या? अब सीडी ऊपर की तरफ जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसमें? डी टू सी। और ए बी क्या हो रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है, तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ, यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। क्लियर है क्या? आखिर कॉइल का रोटेशन पहले की तरह ही है ना। ए बी की जगह बस कौन आ गया? डीसी आ गया। तो क्या करंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा क्या? डीसी बी ये हो जाएगा क्या ऊपर में? क्या सबको क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अब मुझे बताओ कि अगर कोई आपको बोलता है कि पूरे फ्लो, पूरा साइकिल में करंट कैसा होगा, तो आप क्या बोलोगे? पूरे साइकिल का करंट अगर आपसे कोई पूछता है तो आप क्या बोलोगे? जगह तो अपने पास बहुत कम है, बट लेट्स लुक एट दिस। ठीक है, देखते हैं, ऊपर देखते हैं। पूरे साइकिल का करंट अगर कोई पूछता है तो क्या बोलोगे? शुरू करोगे ऐसे ही ना, डी से शुरू करोगे। डी सी बी ए, ए उसके बाद कौन सा मिला? क्यू। उसके बाद मिला अपने को, ए के बाद सॉरी मिला पी, रिंग तो साथ ही है। पी उसके बाद क्या मिला? वाई। उसके बाद क्या मिला? जी गैल्वेनोमीटर। उसके बाद क्या मिला? एक्स। उसके बाद क्या मिला? क्यू। उसके बाद क्या मिला? डी। क्या पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया है क्या? सिंपल समझो ना, करंट का डायरेक्शन क्या है, कुछ इस तरीके से। क्लियर है क्या? अगर कोई आपसे पूछता है कि बताओ मुझे आर्मेचर कॉइल में करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो क्या बोलोगे? आर्मेचर कॉइल में, आर्मेचर कॉइल में करंट का डायरेक्शन क्या होगा? क्या डी सी बी ए होगा, डी सी बी ए होगा। ए के बाद तो वाई आएगा? नहीं आएगा ना, वाई ब्रश है आयुषी, और ए कनेक्टेड ब्रश से नहीं कनेक्टेड है, वो कनेक्ट होता है रिंग से कनेक्टेड होता है। ए के बाद क्या आएगा? पी आएगा। पहले रिंग उसके बाद ब्रश। ठीक है, क्लियर है क्या? चलिए, अब आपके पास क्या है? अब आपके पास, आप खुद सोचो, पहले करंट का डायरेक्शन क्या था इसमें? ए बी सी डी था। अब क्या हो गया? डीसीबीए। ये करंट का डायरेक्शन क्या हुआ? आर्मेचर कॉइल में रिवर्स हो गया है। लेकिन गैल्वेनोमीटर के थ्रू क्या हालत है? गौर से देखिए, गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट का डायरेक्शन क्या अभी भी सेम है क्या? क्या अभी भी गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट का डायरेक्शन वाई जी एक्स ही है क्या? यानी मेरे को गैल्वेनोमीटर में क्या करंट चेंज हुआ है क्या? नहीं, गैल्वेनोमीटर में मुझे यूनिफॉर्म कांस्टेंट करंट मिला है। कांस्टेंट करंट मिला है तो क्या कह सकते हैं कि ये डायरेक्ट करंट है?
सब लोग मुझे बताइए, क्या हम कह सकते हैं कि YGX जो है वो एक डायरेक्ट करंट मिल रहा है उस गैल्वेनोमीटर के थ्रू? तो पहले भी जो गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट का डायरेक्शन था, अभी भी वही करंट का डायरेक्शन है। और ये सिर्फ किस वजह से हुआ है? ये सिर्फ हुआ है स्प्लिट रिंग की वजह से। इसी स्प्लिट रिंग ने डायरेक्शन को चेंज किया। आर्मेचर कॉइल का डायरेक्शन ऊपर में क्या चेंज कर दिया? ABCD से DCBA चेंज कर दिया। दैट्स वाई हमें गैल्वेनोमीटर में करंट का डायरेक्शन क्या मिल रहा है? यूनिफॉर्म मिल रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसीलिए इस स्प्लिट रिंग को हम लोग कम्यूटेटर कहते हैं। कम्यूटेटर, स्प्लिट रिंग को हम लोग कम्यूटेटर कहते हैं बिकॉज इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ करंट आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन। ठीक है, स्प्लिट रिंग को हम लोग कम्यूटेटर भी कहते हैं। पहले भी पढ़ चुके हो ये चीज, तो नई चीज नहीं है। स्प्लिट रिंग को हम लोग कम्यूटेटर भी कहते हैं। ठीक है, मतलब कम्यूटेटर का मतलब क्या है? चेंजेस करंट आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन, चेंजेस करंट आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन, एवरी हाफ रोटेशन। क्लियर है क्या? क्या सबको क्लियर है क्या? क्या सबको ये फर्स्ट पार्ट पूरा क्लियर हुआ क्या? डीसी जनरेटर क्लियर है क्या सबको? डन, क्लियर है? अब मैं आपको इसमें एक चेंज लाने को कहता हूं। अगर आप स्प्लिट रिंग को हटा दोगे, अगर आप स्प्लिट रिंग को हटा दोगे तो क्या होगा? अगर स्प्लिट रिंग नहीं रहेगा तो आपका ऊपर में करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, लेकिन नीचे में करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? आफ्टर हाफ रोटेशन के बाद चेंज हो जाएगा। तो स्प्लिट रिंग को अगर हटा देंगे तो आपको कौन सा क्या प्रोड्यूस होगा? तब आपको प्रोड्यूस होगा AC करंट। स्प्लिट रिंग रहेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? DC करंट। क्या क्लियर है क्या? अगर हम नहीं रखेंगे स्प्लिट रिंग तो डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा आप रोटेशन के बाद। तो चेंज नहीं करेगा तो नीचे वाले में डायरेक्शन, ऊपर वाले में अगर चेंज नहीं करेगा तो नीचे वाले में चेंज कर जाएगा डायरेक्शन। क्लियर है क्या? और इसी के साथ हम लोग पढ़ते हैं AC जनरेटर। क्लियर है क्या? AC जनरेटर के कंस्ट्रक्शन पे बात करते हैं। अगेन अपर एंड लोअर पार्ट की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, येलो विद येलो विद अपर पार्ट। ठीक है, देखते हैं अभी तो समझना शुरू किया है, तो कंस्ट्रक्शन पहले समझ लेते हैं। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि मान लीजिए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अगेन ये क्या है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अब आते हैं अपने पास आर्मेचर कॉइल। ये क्या है अपना? ये क्या है अपना? आर्मेचर कॉइल। ठीक है, आर्मेचर कॉइल। अब इसके बाद क्या आता है आपका? ये रिंग आता है, कंप्लीट रिंग। इस बार हाफ रिंग नहीं है, इस बार कंप्लीट रिंग है। इसको कहते हैं स्लिप रिंग। स्लिप रिंग। ठीक है, इसको भी कहेंगे क्या? स्लिप रिंग। दोनों रिंग क्या है? स्लिप रिंग है, ना कि स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग का मतलब हाफ हाफ, स्लिप रिंग का मतलब पूरा रिंग है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? इसका नाम दे देते हैं हम लोग P&Q। इसका नाम दे देते हैं P, और स्प्लिट रिंग का नाम दे देते हैं Q। अब आते हैं इसके X एंड Y पे। ये क्या है? ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस। ठीक है, ये क्या है? कार्बन ब्रशेस। कार्बन ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस। क्लियर है? अब इसके बाद आता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर बेसिकली डिटेक्ट करने के लिए। गैल्वेनोमीटर क्लियर है क्या? क्या सबको क्लियर है क्या इसका पूरा कंस्ट्रक्शन? ठीक है, मैंने भी एक ही कलर सब कुछ बना दिया है। अपर पार्ट रिंग तक होता है, उसके बाद नीचे कार्बन ब्रश। ठीक है, और ये तो अपना क्या है? ये तो अपना क्या है? एक्सल है। ये क्या है अपना? एक्सल। क्लियर है? एक्सल। ये पूरा फिगर सबको क्लियर है क्या? कंस्ट्रक्शन ऑफ AC जनरेटर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एग्जाम में जनरली AC जनरेटर ही आता है, ना कि DC जनरेटर आता है। प्रोमिनेंटली जो जनरेटर आता है वो आता है AC जनरेटर, ना कि DC जनरेटर। क्लियर है? ठीक है, अब आते हैं इसके वर्किंग पे। ठीक है, वर्किंग का सीधा फंडा है, नो चेंज इन कनेक्शन। सिंपल,
ये डायग्राम हमने बना दिया। मैं प्रॉपर डायग्राम बना देता हूँ इसका सीधा सीधा बना सकता हूँ। ये क्या है, ये अपना मान लेते हैं y है कार्बन ब्रश, ये क्या है अपना x है, ये क्या है p है, और ये क्या है q है, ठीक है। और ये क्या है गैल्वेनोमीटर है, नॉर्थ एंड साउथ है, ये क्या है AB है, AB है, CD है। क्लियर? मैंने एक ही फिगर से ना मैं समझाने की कोशिश करने वाला हूँ इसमें, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में भी आपको 2 फिगर की जरूरत डिसीजन सेंटर में नहीं होती, ठीक है। बड़ी सिंपल सी बात है कि व्हेन कॉइल इज, देखो सिंपल से फर्स्ट हाफ को देखते हैं, ठीक है। व्हेन कॉइल इज रोटेटेड, जब कॉइल को रोटेट करेंगे तो कॉइल कुछ ऐसे रोटेट कर रहा है, कुछ ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। लिख देते हैं हम लोग, व्हेन आर्मेचर कॉइल इज रोटेटेड, आर्मेचर coil is rotated, when armature coil is rotated, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, AB क्या हो रहा है, AB किधर मूव कर रहा है, AB मूविंग अपवर्ड, AB मूविंग अपवर्ड, एंड CD मूविंग डाउनवर्ड, CD क्या हो रहा है, मूविंग डाउनवर्ड, करेंगे। AB मूव कर रहा है अपवर्ड, CD मूव कर रहा है डाउनवर्ड, क्लियर है। तो AB जब अपवर्ड मूव कर रहा है तो क्या होगा इसमें, AB जब अपवर्ड मूव करेगा तो इसमें एक करंट इंड्यूस हो जाएगा, बिल्कुल डीसी वाले की तरह। कैसा करंट इंड्यूस, कैसा होगा, करंट इंड्यूस्ड in AB as A to B, and current induced in CD, current induced in CD as C to D। क्या क्लियर है क्या सबको? करंट CD में कैसे इंड्यूस हो गया, C to D, नॉर्मल पुरानी वाला है, तो कुछ नया चेंज नहीं है। तो जो टोटल करंट, फाइनल करंट इन आर्मेचर कॉइल क्या होगा, करंट इन आर्मेचर कॉइल कितना लिखेंगे हम लोग, करंट इन आर्मेचर कॉइल, करंट इन आर्मेचर कॉइल, करंट इन आर्मेचर कॉइल इज टू, क्या लिख सकते हैं हम लोग, A B C D। क्या सबको ये वहां तक बात क्लियर है क्या? आर्मेचर कॉइल में करंट किधर फ्लो करेगा, A B C D, क्लियर है। ये तो फर्स्ट हाफ की बात हो गई। अगर कोई आपसे पूछता है कि बताओ करंट इन गैल्वेनोमीटर कितना होगा, करंट इन गैल्वेनोमीटर कितना होगा, करंट इन गैल्वेनोमीटर कितना होगा, कैसा होगा, क्या लिख सकते हो, YGX लिख सकते हो क्या, YGX लिख सकते हो क्या, कुछ ऐसा, क्या सबको क्लियर है क्या? करंट इन गैल्वेनोमीटर कितना हो जाएगा, YGX, बोलिए, क्या यहां तक सबको समझ में आया क्या? ठीक है। अब वही होता है ना, एक मूवी देखते थे ना पहले बचपन में, 10 साल बाद, 15 साल बाद सीरियल्स में आता है 15 साल के बाद क्या हुआ, तो वही उसी तरीके से बात करता हूँ, आफ्टर हाफ रोटेशन। आयुषी आपको लगा कि सेम है, लेकिन पता चलेगा सेम नहीं है। आपने बोला होगा सर ये क्यों दोबारा पढ़ रहे हैं, सेम ही तो सारी कहानी है। मैं आपको कहानी सुनाता हूँ वही 10 साल बाद वाली, आफ्टर हाफ रोटेशन, आफ्टर हाफ रोटेशन। क्या आप पहले आफ्टर हाफ रोटेशन के बाद सब लोग क्लियर हो क्या कि करंट जो पूरे आर्मेचर में होगा, करंट पूरे इंड्यूस्ड इन आर्मेचर क्या रिवर्स हो जाएगा, बताइए आपको, करंट उल्टा चला जाएगा ना, उल्टा चला जाएगा। तो करंट इन आर्मेचर कॉइल, आर्मेचर कॉइल इस टू क्या होगा, ए बी DCBA हो जाएगा क्या, DCBA। आप जानते हो दुनिया भर का कहानी हमने पढ़ा है, ठीक है, दुनिया भर का कहानी पढ़ा है। अभी तो बोलोगे अभी ये भी सेम है सर, अब बोलोगे कि सर अब उसमें भी ABCD से DCBA हो गया था, इसमें भी ABCD से DCBA हो जा रहा है, तो क्या फर्क पड़ा, क्या फर्क पड़ा? ये सबसे बड़ा सवाल है कि अभी तक तो कुछ भी चेंज नहीं आया है, लेकिन
अगर मैं ये कहूं कि आपका नीचे में जिस रिंग से ब्रश कनेक्टेड था, आप खुद सोचो कि अगर आपके रिंग और ब्रश का कनेक्शन चेंज ही नहीं हो रहा है कहीं भी, एक्स अभी भी पी के कनेक्टेड है और वाई अभी भी क्यू के कनेक्टेड है, यानी यहाँ पे पूरा जो ब्रश ना एक ही रिंग पे चारों तरफ घूमता रहेगा। क्लियर है? तो क्या हम कह सकते हैं क्या कि अब जो करंट होगा, अगर मान लीजिए, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, कनेक्शन में कोई चेंज हो ही नहीं रहा है, तो अगर मैं सीधा सीधा बात करूं तो अब क्या क्या फर्क पड़ा है? फर्क क्या पड़ा है कि अब आपका करंट का पाथ सीधे सीधे क्या हो गया है? कुछ ऐसा हो गया है, डी सी बी ए, ठीक है, डी सी बी ए, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ऐसा रिंग में जब कनेक्शन में कोई चेंज ही नहीं हुआ और डीसीबीए करंट हो गया, तो आपका करंट गैल्वेनोमीटर के थ्रू क्या हो गया? करंट इन गैल्वेनोमीटर क्या हो गया बताइए? करंट करंट इन गैल्वेनोमीटर क्या रिवर्स नहीं हो गया? क्या हो गया? एक्सजीवाई हो गया क्या? ये और आसान है लिखने में ये और आसान है, सब कुछ फर्क आ गया, सिर्फ लास्ट मोमेंट पे करंट रिवर्स हुआ और 2 बार फिगर ही बनाने की जरूरत नहीं है इसमें। तो करंट इन गैल्वेनोमीटर क्या एक्सजीवाई हो गया क्या? क्या आधे रोटेशन के बाद करंट का डायरेक्शन बदल रहा है क्या? गैल्वेनोमीटर में क्या दिखेगा? हाफ रोटेशन के बाद करंट का डायरेक्शन चेंज होने लगा क्या? और अगर चेंज होने लगा तो क्या सीधा सीधा नहीं स्टेटमेंट दे सकते हैं अल्टरनेटिंग करंट इज प्रोड्यूस्ड? अल्टरनेटिंग करंट इज इंड्यूस्ड। क्या कह सकते हैं क्या हम लोग? क्या सबको एसी जनरेटर समझ में आएगा? ये डीसी वाले से ज्यादा आसान है। ठीक है सर, बोलिए, पूछिए। आपकी आवाज बिल्कुल साफ नहीं है यार, आप आपका नेटवर्क इशू है, आप मैसेज कर दो ना, चैट में मैसेज कर दो, हल्का फुल्का मैसेज करोगे, मैं समझ जाऊंगा क्या आपका डाउट है। आवाज बिल्कुल ही नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है बिल्कुल आवाज। चैट में डाल दो, मैं वेट कर रहा हूँ, कौन सी बड़ी जल्दी है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब कुछ सेम रखा है, लास्ट लाइन सिर्फ चेंज हो गया है बस, क्योंकि आपका ब्रश और रिंग का कनेक्शन नहीं चेंज हो रहा है इसमें। जो रिंग और ब्रश पहले कनेक्टेड थे वही रिंग और ब्रश अभी भी कनेक्टेड है, यानी पूरा सर्किट एक ही है सर। याद करिएगा कि पहले तो पूरा सर्किट ही बदल जाता था। राघवेंद्र समझो इस बात को, राघवेंद्र बात समझो यहाँ पे कि पहले क्या होता था कि पहले अगर आपका करंट का डायरेक्शन ऊपर रिवर्स होता था तो नीचे का कनेक्शन भी चेंज हो जाता था। ठीक है राघवेंद्र, लेकिन अब क्या हुआ कि ऊपर का कनेक्शन चेंज हुआ है पर नीचे के कनेक्शन में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। नीचे आपका अभी भी, हम पहले क्या होता था, एक्स पी के साथ कनेक्टेड और वाई क्यू के साथ, डीसी की बात कर रहा हूं मैं, और आफ्टर हाफ रोटेशन क्या होता था, एक्स क्यू के साथ होता था पी वाई के साथ। तो ऊपर में करंट का चेंज हुआ तो नीचे का भी तो करंट डायरेक्शन चेंज कर दिया हमने। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको ऊपर में करंट का डायरेक्शन भले रिवर्स हो रहा है लेकिन नीचे में हमने सर्किट में कोई चेंज नहीं लाया है। इज इट फाइन क्या? स्टिल couldn't understand, आप चैट में डाल दो, आप बाकी किसी को भी कोई भी डाउट एसी जनरेटर में पूछिए। दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर द चैप्टर, उसके बाद डोमेस्टिक सर्किट में दम नहीं है। और बाकी लोग को भी कोई डाउट है समझने में, आप मेरे से पूछो। फिगर थोड़ा घर कॉपी में साफ साफ नोट्स बनाया करो, अदरवाइज। अंशु डीसी में डाउट है क्या? पता है अंशु, आप तो आवाज अनम्यूट करके पूछ सकते हो अगर आपको तो डाउट नहीं है, आपको आपका तो आवाज कहीं क्लियर होगा।
राघवेंद्र, आपने अगेन वही क्वेश्चन पूछा है कि इन एसी हाउ करंट चेंज इन जी। मैं कह रहा हूं राघवेंद्र की कनेक्शन देखो, आफ्टर हाफ रोटेशन करंट का डायरेक्शन ऊपर में क्या हो जाता है, डीसीबीए। और हमने सर्किट में क्या बनाया, डीसीबीए के बाद कहां आएगा वो, डीसीबीए के बाद तो पी पे आएगा, और पी के बाद कहां जाएगा, एक्स पे जाएगा। करंट का एग्जिट पॉइंट सर्किट में कितना है, ए है, और ए अभी भी ए किससे कनेक्टेड है, एक्स से। क्लियर है क्या, एक्स से जाएगा गैल्वेनोमीटर में, और फिर किधर जाएगा, वाई में जाएगा। पहले क्या होता, पहले क्या आ रहा था, पहले वाई में करंट एंटर कर रहा था और एक्स की तरफ जा रहा था। क्लियर है क्या। तो करंट का डायरेक्शन क्या हो रहा है इसमें, करंट का डायरेक्शन क्या हो जा रहा है, रिवर्स हो जा रहा है। पहले आपका वाई टू एक्स था, वाई जी एक्स था। अगर आप गौर से देखें तो पहले आपका डायरेक्शन क्या था, वाई जी एक्स था, और अब क्या हो गया है, एक्स जी वाई। अगर एक और अगर पुराना फिगर याद कर, देखो सिंपल, एक बार और समझा रहा हूं, देखो ठीक है। मैंने बोला सीधा सीधा कि पहले क्या है हालत, देखो सब लोग पहले का देखो, ठीक है। देखो एक्स पी के साथ कनेक्टेड है, वाई क्यू के साथ, और ए बी सी डी पॉइंट से पहले, ठीक है। पहले क्या हुआ कि करंट जो हो रहा है वो ए से निकल रहा है, ए से शुरू हो रहा है, मान लेते हैं ए से शुरू हो रहा है, ए से बी जा रहा है, बी से सी जा रहा है, सी से डी जा रहा है, डी से क्या जा रहा है, वो वाई जाएगा, वाई के बाद जी जाएगा, जी के बाद क्या जाएगा, क्रॉस करेगा, एक्स जाएगा, उसके बाद ए जाएगा। सही है, हो जाता है। मुझे पूरा टॉपिक नहीं समझ आया, कोई पार्ट नहीं समझ में आया होगा ना, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आलोक, उसके लिए आपको थोड़ा फॉर्मूला जानना पड़ेगा, ठीक है। मैं बताता हूँ आलोक, आपके क्वेश्चन का आंसर लास्ट में दूंगा। ठीक, किस चीज से वोल्टेज आ सकता है जो प्रोड्यूस हो रहा है, खैर फॉर्मूला मैं बताऊंगा लास्ट में। खैर हम आगे शुरू करते हैं। तो मैंने बोला कि ए बी सी डी वाई जी एक्स, ये पूरा इनिशियल पार्ट था, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं आपका करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया, आफ्टर हाफ रोटेशन करंट का डायरेक्शन लूप में क्या हो जाता है, डीसीबीए हो जाता है। तो मैं डीसीबीए की तरफ जाता हूं। मैंने मान लिया कि करंट का डायरेक्शन क्या है, हालत क्या है अभी, लेकिन सर डी तो सर क्यू से ना कनेक्ट है। देखो डी जो है वो क्यू से कनेक्टेड है, और बी क्या है, वो एक्स के साथ कनेक्टेड है, ए एक्स के साथ कनेक्टेड है, ए वाला। मैं ऐसे कह रहा हूं कि गौर से देखो, यहां पे पहले क्या होता था, डीसी में क्या होता था, डीसी में क्या होता था कि पहले कनेक्टेड था ए एक्स के साथ, ए पी के साथ, सॉरी मैं एक काम करता हूं, ए पी एक्स के साथ कनेक्शन था, और बाद में क्या था, डी क्यू वाई कनेक्शन, इसका कनेक्शन अभी। और आफ्टर हाफ रोटेशन क्या हो जाता था आपका, आफ्टर हाफ रोटेशन क्या हो जाता था, डी एक्स क्यू, और क्या हो जाता था, ए पी वाई। क्या गौर से देख रहे हो, कनेक्शन चेंज हो रहा है क्या, गौर से देखो। पहले एपी एक्स था, अभी क्या हो गया, अभी एपी एक्स था, अभी क्या हो गया, एपी वाई हो गया। जहां पे डी क्यू वाई था उसके जगह क्या हो गया, डी क्यू एक्स हो गया, ठीक है। तो मैं आयुषी कह रहा हूँ, सिंपल कह रहा हूँ कि क्या हो गया, चेंज हो गया। अगर मैं सीधे सीधे बात करूं कि डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया करंट का, ठीक है। एक तरीके से कनेक्शन चेंज हुआ था डीसी में, लेकिन मैं अगर डीसी की बात ना करूं, मैं जल्दी से इसको हटा देता हूं जो हमने लिखा है अभी, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, फिगर मेरे पास एक ही होगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, सब लोग देखो, एक काम कर रहे हो सब लोग, दो फिगर मेरे पास है, ठीक है। आयुषी, दो फिगर है मेरे पास, ठीक है। मैं दोनों फिगर को ड्रॉ करता हूँ, आप समझना कि कैसे हुआ, ठीक है। ये मैं ऐसा मान लेता हूँ, ये मैं अभी हटा दे रहा हूँ सब कुछ लिखा हुआ है पाठ, ठीक है, या नहीं भी हटाए तो चलेगा। ये पूरा पहला वाला रिंग दिख रहा है, ये मान लेता हूँ फर्स्ट हाफ ऑफ रोटेशन, मैं मान लेता हूँ, ये लिख लेता हूँ फर्स्ट हाफ ऑफ रोटेशन, फर्स्ट हाफ ऑफ रोटेशन, ठीक है। फर्स्ट हाफ ऑफ रोटेशन, देखो बात समझो, फर्स्ट हाफ ऑफ रोटेशन में क्या होगा, फर्स्ट हाफ ऑफ रोटेशन में क्या है, ये ए है, ये क्या है, ये बी है, ये क्या है, सी है, और ये क्या है, डी है, ए बी सी डी है, ठीक है। ये एक्स है, ये पी है, ये वाई है, क्यू है, और ये गैल्वेनोमीटर। सबको पता है कि जब ये कॉइल रोटेट करेगा तो करंट कैसे जाएगा,
ABC CD, ठीक है, फिर आगे इस तरीके से फ्लो कर जाएगा। तो मैं लिख रहा हूं, मैं 2-3 चीजें लिख रहा हूं, ठीक है, 2-3 चीजें लिखूंगा, आप इससे आप समझ लेना, ठीक है। सबसे पहले लिखूंगा करंट इन आर्मेचर कॉइल, करंट इन आर्मेचर कॉइल, करंट इन आर्मेचर क्या हो जाएगा बताओ, क्या ऐसा लिख सकते हो क्या, करंट इन आर्मेचर कॉइल ABCD, आर्मेचर कॉइल में करंट का डायरेक्शन क्या है ABCD, क्लियर है। अगर कोई आपसे पूछे कि करंट 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 इन क्या है अपना, करंट इन अपना गैल्वेनोमीटर क्या है अपना YGX, क्लियर है क्या, करंट क्या है गैल्वेनोमीटर में YGX, क्या ये पहला हाफ समझ में आया सबको, क्या ट्राई करूं ना, 2 पार्ट में करता हूं, फर्स्ट हाफ सबको समझ में आया क्या, यस सर। ठीक है। अब आफ्टर हाफ रोटेशन क्या हुआ होगा, तो हाफ रोटेशन ऐसे समझो कि सारा कुछ रिवर्स हो गया होगा, है ना, सारा कुछ रिवर्स हो गया होगा, और मैं क्या करता हूं, मैं सब कुछ रब कर दे रहा हूं, ये ए रब कर दे रहा हूं, ठीक है, ठीक है। क्या हुआ होगा कि ये पहुंच गया, क्या यहां पर पहुंच गया, क्या ए, यहां पे क्या पहुंच गया ए, यहां पे पहुंच गया बी, यहां पे पहुंच गया सी, और यहां पे पहुंच गया डी, ABC, ठीक है। अब ए जो था वो किसके साथ कनेक्टेड था, स्प्लिट रिंग पी से कनेक्टेड था, तो पी भी घूम के इधर चला गया, समझो तुम इतना दूर, दोनों रिंग में इतना दूरी मत समझो, ऑलमोस्ट आसपास ही है। जब घूमा तो ए के साथ साथ इसका रिंग, और ये साथ साथ ये पूरा का पूरा ब्रश का कनेक्शन भी इसी के साथ रह गया, ब्रश का कनेक्शन भी साथ साथ, समझो कि पूरा कॉइल इसके साथ से घूम रहा है, मान लो पूरा कॉइल घूम, ठीक है एक्स, और जो बी था डी था वो किसके साथ कनेक्टेड था, क्यू के साथ, वो इसके साथ किसके साथ कनेक्टेड हो गया, वाई के साथ। यानी आप गौर से देखिए पूरा पार्ट ही रिवर्स हो गया, ऑपोजिट साइड चला गया, APX DQY पूरी तरीके से ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया। लेकिन उसमें क्या होता था, उसमें सिर्फ अपर पार्ट रोटेट करता था, नीचे वाला पार्ट रोटेट नहीं करता था। गौर से देखिए डीसी मोटर में नीचे वाला पार्ट कार्बन ब्रशेस से लेकर रोटेट नहीं करता था, लेकिन इसमें क्या हो गया, रोटेट कर गया। क्या सबको यहां तक क्लियर है क्या, सबको क्लियर है क्या। अब आप जानते हो कि इन सेकेंड हाफ ऑफ रोटेशन अभी करंट का डायरेक्शन क्या हो जाना है, करंट का डायरेक्शन DCB हो जाएगा क्या, करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, DCB हो जाएगा, DCB, क्लियर है क्या, DCB हो जाएगा क्या। तो आप खुद बताओ क्या अभी करंट का डायरेक्शन इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू XGY नहीं हो जाएगा क्या, आप मुझे बताओ क्या करंट का डायरेक्शन XGY नहीं हो जाएगा क्या, हो जाएगा सर। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस हुआ, गैल्वेनोमीटर में पहले क्या था YGX, अब क्या है XGY। कितने लोगों का क्लियर हुआ प्रॉब्लम अभी भी। आलोक मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं, आलोक ने पूछा है कि सर क्या तरीके हैं कि हम वोल्टेज जो डेवलप हुआ है, उसके करंट जो डेवलप हुआ है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। 4 तरीके हैं जिससे आप चेंज कर सकते हो। एक है मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा है इस रेक्टेंगुलर लूप का एरिया, तीसरा है नंबर ऑफ टर्न्स, और चौथा है रोटेशन का स्पीड। याद रहेगा आलोक, आलोक 4 चीजें हैं जिसको चेंज करके हम करंट को इंक्रीज कर सकते हैं, प्रोड्यूस करंट को। क्या है, BAN ओमेगा कहते हैं इसको। बी बोले तो फील्ड, ए बोले तो एरिया, एन बोले तो नंबर ऑफ टर्न्स, एंड ओमेगा बोले तो एंगुलर स्पीड, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ AC, ठीक है। इसका फ्रीक्वेंसी जो होता है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इंडिया में जो यूज करते हैं दैट इज फ्रॉम 50 हर्ट्ज और 100 हर्ट्ज, दो यूज कर सकते हैं, 50 to 100 हर्ट्ज, ठीक है। अमेरिका जनरली स्टैंडर्ड सिस्टम जो है वो हमारा 50 हर्ट्ज ही है। क्या सबको क्लियर है यहां तक AC जनरेटर। यस सर। अब आते हैं अपने फेवरेट टॉपिक डोमेस्टिक सर्किट पे आते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग चीज पढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का डोमेस्टिक सर्किट, ठीक है।
ये आपके घर का डोमेस्टिक सर्किट है। आप ऐसा समझो कि आपके रूम का ये डोमेस्टिक सर्किट है। सो आपके रूम में टोटल बाहर से टोटल 3 तरह के वायर्स कनेक्टेड होते हैं। एक होता है लाइव वायर। पहले डोमेस्टिक सर्किट का मतलब हम एक बहुत सिंपल मैकेनिज्म देख रहे हैं। ये बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट की बात नहीं हो रही, एक सिंपल रूम के सर्किट की बात हो रही है। ठीक है, हम एक सिंपल रूम की बात करें तो हमने क्या किया है कि एक लाइव वायर लिया है, लाइव को रेड से शो कर रहे हैं। समझ लो कि लाइव वायर जो है एक्चुअली ये आपका क्या है, ये पॉजिटिव वायर है। लाइव वायर जो है वो एक्चुअली क्या है, आपका पॉजिटिव वायर। और न्यूट्रल वायर एज्यूम कर लो, ये क्या है, आपका नेगेटिव वायर। क्यों पॉजिटिव और क्यों नेगेटिव, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि जो लाइव वायर होता है ये 220 वोल्ट पे होता है। और ये कितने पे होता है, सॉरी मैं आई मस्ट राइट विद रेड ओनली। ये कितने पे होता है, 220 वोल्ट पे होता है। और ये जो होता है वो 0 वोल्ट पे होता है। तो क्या आप कह सकते हो क्या कि हमारा जो घर पे 2 वायर्स होते हैं इंपॉर्टेंट वाले, लाइव और न्यूट्रल, इन दोनों के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट। Obviously, sir. इसके बीच में किसी सर्किट को लगाएंगे तो उसमें करंट फ्लो कर जाएगा। मतलब मैं पोटेंशियल डिफरेंस किसी के क्रॉस लगाऊंगा तो करंट फ्लो कर जाएगा ना। क्या क्लियर है क्या सबको? रिप्लाई ऑन चैट। ये दो वायर एक सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का तरीका है। एक में 220 वोल्ट है तो दूसरा में 0 वोल्ट है। ठीक है। नो सर, प्रियंका समझ में नहीं आया क्या? प्रियंका वंश, प्रियंका मैं बोल रहा हूं कि हमारे घर में जनरली मेनली 2 तरह के आते हैं। अगर आपने पेरेंट्स के मुंह से सुना होगा तो जनरली इसको ठंडा गर्म कहते हैं। ठीक है, इसको ठंडा और गर्म कहते हैं। ठीक है, अगर अगर थोड़ा सा पेरेंट्स ने अगर कभी पेरेंट्स का भी लाइट वाइट का कुछ प्रॉब्लम आता है तो ये यूज करते हैं ना, वो ठंडा और गर्म यूज करते हैं कि नहीं, बताओ सच से बताओ। पेरेंट्स घर में यूज करते हैं ना, ठंडा हो गया गर्म हो गया टाइप समथिंग कुछ। ठंडा गर्म, वो ठंडा गर्म भी एक तरीके का लाइव और न्यूट्रल के लिए ही यूज करते हैं। तो हमारे घर जो होते हैं वो 3 तरह के वायर्स आते हैं जिसके वजह से हमारे घर का सर्किट पूरा बनता है। ठीक है, क्या होता है हमारे घर के सर्किट में? सबसे पहला होता है लाइव वायर। ये लाइव वायर जो होता है ये एक्चुअली हायर पोटेंशियल वायर है, एक तरीके से समझ लो, हायर पोटेंशियल वायर। ठीक है, यानी इसको टच किया तो हमारे बचने के चांसेस बहुत ही लो हैं। ठीक है, अगर इस पे अगर हम लोग हैंगर की तरह लटके तो हम लोग हैंगर की तरह ही रह जाएंगे इसमें। 220 वोल्ट। न्यूट्रल क्या है, 0 वोल्ट पे। ठीक है, इसको जनरली हम लोग हायर पोटेंशियल कहते हैं और इसको क्या कहेंगे हम लोग, लोअर पोटेंशियल। इसको लाइव वायर को जनरली हम लोग पॉजिटिव भी कह सकते हैं और न्यूट्रल वायर को हम लोग क्या कहते हैं, नेगेटिव। एक तरीके से बैटरी मान लो ना, एक तरीके से इसका दोनों एंड क्या है, बैटरी है। बैटरी भी क्या करता है, करंट प्रोवाइड करता है। ये भी क्या करेगा, करंट प्रोवाइड करेगा। इसमें भी क्या है, टर्मिनल्स है, 2 टर्मिनल्स, एक 220 का और एक 0 वोल्ट का। अब इस 220 और 0 वोल्ट के 2 वायर के बीच में कुछ भी लगाओगे तो करंट फ्लो कर जाएगा। समझ में आया प्रियंका? प्रियंका आया समझ में? हाँ ना? यस सर। ठीक है। अब नवनीत ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है कि सर क्या हम लोग न्यूट्रल वायर पे हैंग कर सकते हैं क्या? अभी प्रॉब्लम है नवनीत। ठीक है, ये जिसने भी बनाया है ये कंफ्यूजन कर दिया उसने। उसने अज्यूम किया है कि 0 वोल्ट है और 220 वोल्ट है, पर एक्चुअल जो फैक्ट है वो ये है कि दोनों वायर के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज 220 वोल्ट। ठीक है, तो नवनीत ये रिस्क नहीं ले सकते हो। क्लियर है क्या नवनीत? ये 10 और 230 भी हो सकता है। अंशु, थर्ड वायर के बारे में अलग से बात करते हैं ना, क्या जरूरत है, उसके बारे में अलग से बात करेंगे। समझिए नवनीत, तो रिस्क नहीं लेना है। पता चला घर पे तुम अकल, पता चला कि तुम वायर में लटके हुए हो, बोला सर ने बताया था 0 वोल्ट है, लटक जाना। खैर ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, ये घर में लाइट आया, सबसे पहले आता है फ्यूज से पास करता है। फ्यूज एक सेफ्टी मेजर है जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। ठीक, उसके बाद मीटर में आता है, जो बिजली बिल देना चाहते हैं उनके लिए, नहीं देना चाहते हो हटा दो। ठीक है, लाइव वायर, इसका अर्थ वायर से कोई लेना देना नहीं है इन लोगों का। लाइव वायर, न्यूट्रल वायर आ रहा है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में जाते हैं, वो घर का जो बॉक्स नहीं आता है घर पे अपना, सिंपल लाइट डिस्ट्रीब्यूट करने वाला, इसको एमसीबी भी कह देते हैं अब हम लोग। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स आ गया हमारे पास। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स एक तरीके से मैं अगर बोलूँ नॉर्मल सिंपल भाषा में, स्विच बोर्ड।
अब स्विच बोर्ड के अंदर के कनेक्शंस को अगर समझना है तो सिंपल समझो कि दोनों वायर्स पास कर रहे हैं, ठीक है। बताता हूँ आयुषी, बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। तो रेड वाला और ब्लैक वाला दोनों वायर के बीच में हम 220 वोल्ट का मार्जिन डिफरेंस होता है, और उसके बीच में पैरेलली हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट्स कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब आयुषी ने पूछा कि सर पैरेलल क्यों कनेक्ट किया, ठीक है। आयुषी एक काम करते हैं, आपके घर का जो फैन है और टीवी है दोनों को लगा देते हैं, एक ही सीरीज में लगा देते हैं। मैंने बोला पैरेलल लगाते रहेंगे बाकी लोग, लेकिन आयुषी को मन है कि सीरीज में होना चाहिए भाई, ठीक है। तो आपका जो क्या कर दिया, आपका टीवी लगा दिया और फैन लगा दिया, ठीक है, दोनों लगा दिया। अब घर में आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है, घर में आपको पढ़ाई करनी है और गर्मी लग रही है, तो आप टीवी ऑन किए, आप फैन ऑन किए, साथ में क्या ऑन हो गया, टीवी भी। एक करोगे दूसरा भी ऑन हो जाएगा, करंट पास करेगा तो बीच में थोड़े रोक सकते हो उसको, करंट तो पूरा पास करने दोगे ना, इसमें करंट रोक सकते हो। तो आपको क्या दोनों हमेशा एक साथ वर्क नहीं करना पड़ेगा क्या? बोलिए आयुषी, आपसे सवाल था। क्वेश्चन आयुषी का बड़ा सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट था कि व्हाई डू वी कनेक्ट ऑल द डोमेस्टिक सर्किट्स इन पैरेलल? वी कनेक्ट डोमेस्टिक सर्किट्स इन पैरेलल as it all can work independently, सब इंडिपेंडेंटली वर्क कर सके, अदरवाइज हम क्यों करते? समझ में आ गया आयुषी, मुझे लगता है। चलिए, तो हमने क्या किया, हमने सिंपल लाइव और न्यूट्रल के सारे कंपोनेंट्स को लगा दिया और यूज कर दिया, ठीक है। तो ये ग्रीन वायर को भूल जाओ, तो बड़ा आसानी से हमने क्या कर दिया, सर्किट बना दिया, घर का डोमेस्टिक सर्किट बना दिया, ग्रीन वायर की अभी कोई जरूरत नहीं पड़ी है। लेकिन दिक्कत तब हुई जब हमने कुछ हेवी मेटेलिक डिवाइसेस यूज किए, जैसे कि आयरन, जैसे कि हीटर, इन सबों में यूज किया, तो हमने देखा कि सरफेस पे, उस मेटालिक सरफेस के कुछ एक्स्ट्रा चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है ड्यू टू हाई पोटेंशियल, ठीक है। उस एक्स्ट्रा चार्ज की वजह से आपको शॉक फील हो सकता है, यू कैन फील शॉक, एक्स्ट्रा चार्ज कैन प्रोड्यूस एक्स्ट्रा करंट कैन क्रिएट टू मेनी प्रॉब्लम्स लाइक ओवरलोडिंग, इलेक्ट्रिक शॉक, एनीथिंग। तो इसको कैसे बचें इसको, ठीक है, कैसे एक्स्ट्रा चार्ज से वो डिवाइस खराब भी हो सकता है डिवाइस। तो हमने क्या किया कि चार्ज रिमूवल सिस्टम लगाया हमने। होता है ना घर में पानी वानी न जमा हो जाए रूम में, तो नल लगा देते हैं, नल कह रहा हूं मैं, हम लोग घर में होल कर देते हैं थोड़ा सा कि वहां से पानी निकल जाए, ये वही होल है घर में, ठीक है। ये एक तरीके से नाली है, एक तरीके से उसे ड्रेनेज सिस्टम है ये आपका। इसका काम क्या है, फालतू चीजों को हटाना, एक्स्ट्रा चार्जेस को रिमूव करना। तो ये जो अर्थ वायर है ये ड्रेनेज सिस्टम की तरह काम किया, और इसने क्या किया, जो भी डिवाइस में एक्स्ट्रा चार्ज प्रोड्यूस होगा उसको हटा देगा ये। अब आप बोलोगे सर क्या बल्ब में जरूरत है? नहीं जरूरत है, नहीं लगाएंगे अर्थ वायर। क्या मुझे एसी में जरूरत है? जरूरत है। क्या मुझे मोटर में जरूरत है? जरूरत है। क्या मुझे एक सिंपल पेन को चार्ज करने के लिए जरूरत है? नहीं जरूरत है। तो जो अर्थिंग जो है ना, वो सब चीजों के लिए जरूरत नहीं है, सिर्फ हेवी मेटालिक डिवाइसेस के लिए ही हमें जरूरत है, जो लार्ज पावर कंज्यूम करता है। क्या मेरी बात सबको समझ में आई क्या? तीनों वायर समझ में आए क्या? लाइव और न्यूट्रल दो वायर्स होते हैं 220 वोल्ट के डिफरेंस पे, एंड अर्थ वायर जो होता है वो सिंपल, इट वर्क्स टू रिमूव द चार्ज। बिल्कुल, मेधावी ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि घर में टू प्लग सिस्टम और थ्री प्लग सिस्टम का फर्क समझो। एक ही स्विच बोर्ड में क्या टू प्लग भी लगा लेते हो, थ्री प्लग भी लगा लेते हो? टू प्लग का मतलब लाइव और न्यूट्रल, थ्री प्लग का मतलब अर्थिंग, ठीक है। थ्री प्लग का मतलब होता है अर्थ वायर, ठीक है। आयुषी अर्थ वायर, अर्थ, आयुषी क्या समझ में नहीं आया अर्थ वायर में? ठीक है, मेधावी मैं आपकी बात को कंटिन्यू करता हूँ। आयुषी क्या नहीं समझ में आया? बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आया, तो आप मतलब, चलो फिर से बताता हूँ, ठीक है। कुछ हेवी मेटालिक डिवाइसेज जो होते हैं, जैसे कि आयरन, हीटर वगैरह, ठीक है, जो लार्ज पावर कंजम्पशन करते हैं, उनमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा चार्ज डेवलप हो जाता है सरफेस पे। एक्स्ट्रा चार्ज जो डेवलप होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा चार्ज जो डेवलप होता है वो क्या हो सकता है, इट कैन कॉज इलेक्ट्रिक शॉक। वो शॉक क्रिएट कर सकता है हमारे लिए, वो हमारे लिए ओवर हीटिंग कर सकता है बॉडी का, वो हमारे इलेक्ट्रिक डिवाइस को खराब भी कर सकता है। तो इस इफेक्ट से बचने के लिए हम लोग अर्थिंग करते हैं।
अर्थिंग क्यों अर्थिंग करता है? अर्थिंग कहाँ करते देखते हो कभी? कोई भी आपका आयरन होता है, उसमें उसमें 3 प्लग सिस्टम होता है। 3 प्लग का मतलब क्या है? 2 लाइव न्यूट्रल और तीसरा क्या होता है? अर्थिंग। क्लियर है? आपने एसी में देखा होगा, एसी में क्या होता है? 3 प्लग होता है। थर्ड प्लग किस लिए होता है अपना? हम लोग किस लिए यूज करते हैं? अर्थिंग के लिए। लेकिन आपने देखा होगा कि सिंपल मोबाइल के चार्जर में 3 प्लग नहीं होता, 2 प्लग होता है, क्योंकि उसमें अर्थिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है? तो अर्थिंग का सिंपल सा काम है कि वो एक्स्ट्रा चार्ज जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको रिमूव करे टू द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ बहुत ही हाई पोटेंशियल का एक सरफेस होता है, वो कितना भी एडिशनल चार्ज एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है? कितना भी चार्ज सोक इन कर सकता है। तो जितने भी एडिशनल चार्ज होते हैं वो अर्थ वायर क्या करता है? रिमूव कर देता है। अंशु आ रहे हैं, फ्यूज पे हम लोग आएंगे, बहुत टाइम है फ्यूज में। ठीक है, 5-10 हमें 10 मिनट लगेगा। तो अर्थ वायर सिंपल क्या होता है, अर्थिंग के बारे में भी लिखेंगे, डेफिनेशन बताएंगे। तो अर्थ वायर बेसिकली एडिशनल चार्ज को रिमूव करने के लिए काम आता है। तो हमने तीनों वायर पढ़ लिए। ठीक है? फ्यूज के बारे में हम बात करेंगे अभी। ठीक है? सारे डिवाइस हमने क्या लगाया? पैरेलल लगाया। ठीक है? चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है? नहीं भी आया होगा तो अब डेफिनेशन में आ जाओगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है? 3 वायर से लाइव वायर को क्या कहते हैं हम लोग? पॉजिटिव वायर, जनरली रेड इन कलर होता है। ठीक है? पॉजिटिव वायर हायर पोटेंशियल, मान लो हायर पोटेंशियल वायर। न्यूट्रल वायर जनरली क्या होता है? लोअर पोटेंशियल वायर, इसको नेगेटिव वायर कहते हैं, ब्लैक कलर का होता है, अभी अभी पढ़ा हमने। तीसरा होता है अर्थ वायर, इट इज जनरली ग्रीन इन कलर। बिल्कुल प्रियंका, कोई करंट ऐड नहीं करता, वो सिर्फ रिमूव करता है। अर्थ हमेशा कोई भी चार्ज को सिर्फ रिमूव करता है, कभी चार्ज प्रोवाइड नहीं कर सकता है। ठीक है? अगर इसको समझना है थोड़ा सा तो मैं 2 मिनट में समझा देता हूँ प्रियंका। ठीक है? 2 मिनट समझा देता हूँ। तो इट इज यूजुअली कनेक्टेड टू अ मेटल प्लेट प्लेस्ड इन अर्थ। घर में देखा होगा, सब जगह हर घर में देखा होगा कि एक मेटल प्लेट को हम लोग जमीन के अंदर इंसर्ट किए रहते हैं, अर्थिंग किए रहते हैं। घर में अर्थिंग की जरूरत बिल्कुल होती है। ठीक है? एज अ सेफ्टी मेजर, इट इज यूज्ड एज सेफ्टी मेजर टू ग्राउंड गैजेट्स दैट हैव मेटालिक बॉडी। जो बॉडी मेटालिक बॉडी की बनी होती है, जो भी गैजेट्स, उनके लिए अर्थिंग का रिक्वायरमेंट होता है। रेफ्रिजरेटर हो गया, टोस्टर हो गया। ठीक है? इन केस ऑफ चार्ज लीकिंग, यानी एडिशनल चार्ज जहां प्रोड्यूस हो जाता है, चार्जेस गेट ग्राउंडेड एंड दस प्रिवेंट शॉक्स। चार्ज क्या होता है? ग्राउंड के सरफेस पे चला जाता है। ठीक है? अब ये ग्राउंड के सरफेस पे चला जाता है, ये कहानी नहीं समझ में आती है तो समझा देता हूं, देखते हैं कैसे। तो मान लेते हैं कि एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज, समझो। ठीक है? ठीक है आयुषी, उस पे रेटिंग्स कहाँ, रेटिंग्स आयुषी, रेटिंग के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? ठीक है? चलो पहले ये समझ लो, हायर टू लोअर पोटेंशियल वाला खेल समझ लेते हैं। मैंने बोला कि मान लीजिए ना कि मेरा इलेक्ट्रिक गैजेट पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस कर दिया। आपको दिक्कत ये है ना कि चार्ज मेरे पास भी तो आ सकता है, उसमें लगा दिया हमने। तो हमने क्या कर दिया है कि हमने अर्थ किया हुआ है, हमने अर्थ किया हुआ है, तो क्या होगा? हमने ग्राउंड में इसको लगा दिया। ठीक है? तो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की जो प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा चाहता है कि हायर से लोअर पोटेंशियल पे आए। ठीक है? याद रखना, अर्थ का पोटेंशियल स्ट्रेट 0 वोल्ट होता है, सीधा 0 वोल्ट मान लीजिए। और ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब पोटेंशियल भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर है? अब बताओ कि चार्ज हायर कौन सा है, पोटेंशियल हायर कौन सा है? अब मुझे बताओ, क्या ये पोटेंशियल हायर है, क्या ये पोटेंशियल लोअर है क्या? तो क्या पॉजिटिव चार्ज बड़े आराम से फ्लो नहीं कर जाएगा? बोलो, क्लियर है क्या? प्रियंका, आपका डाउट था कि चार्जेस कैसे फ्लो कर जाते हैं। ठीक है? लेकिन आपका दिक्कत है सर, पॉजिटिव चार्ज को तो आपने ग्राउंड कर दिया, अर्थ के तक पहुंचा दिया, लेकिन नेगेटिव चार्ज कैसे जाएगा? वो भी समझ लेते हैं। नेगेटिव चार्ज बॉडी है। ठीक है? उसको भी हमने क्या कर दिया? सरफेस से कनेक्ट कर दिया। ठीक है? अब मुझे बताओ, ये तो अभी भी 0 वोल्ट है और ये तो कुछ नेगेटिव वोल्ट हो गया। नेगेटिव चार्ज मतलब नेगेटिव वोल्ट। ठीक है? क्लियर है? अर्थ वायर का वोल्ट नहीं बोलो, अर्थ सरफेस का वोल्ट 0 वोल्ट होता है। ठीक है? अब नेगेटिव चार्ज जो होता है वो हमेशा लोअर टू हायर जाता है। नेगेटिव चार्ज हमेशा हायर टू पोटेंशियल लोड नहीं जाता है। नेगेटिव चार्ज हमेशा लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जाता है। अब बताओ, क्या नेगेटिव वोल्ट जो वो लोअर पोटेंशियल है क्या ये 0 वोल्ट हायर पोटेंशियल है क्या? तो क्या नेगेटिव चार्ज फ्लो नहीं कर जाएगा फिर से? प्रियंका, आपका डाउट था कि हाउ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर रीच द सरफेस ऑफ अर्थ, या कैसे अर्थिंग हो जाती है।
क्या समझ में आया क्या प्रियंका? अर्थिंग पॉजिटिव हो या नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करो आपका डिवाइस करे, वो दोनों को क्या करेगा, अर्थ के सरफेस पे पहुंचा देगा। क्लियर है क्या? यही अर्थिंग का, ठीक है। ये जनरली सेफ्टी डिवाइस है, ये एडिशनल चार्ज को रिमूव करता है, हमें शॉक से बचाता है। अंशु आपका क्वेश्चन था वोल्ट इन अर्थ वायर क्या होता है? अंशु अर्थ वायर का वोल्ट मत बोलो, अर्थ सरफेस का 0 वोल्ट होता है। ठीक है, क्या सबको आया समझ में? क्या सबको लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर समझ में आएगा? ज्यादा मत कहानी सोचो, ठीक है। कुछ नहीं, अर्थ आलोक जब तक ऑपरेशंस में होगा, अगर अगर आप याद करो, कभी ऐसा देखा है क्या आलोक कि घर में कभी भी जब लाइट बिजली आती, बिजली कड़कती है, या इवन बारिश के मौसम में कोई कोई दीवालों में करंट का शॉक लगता है, झटका लगता है, पुराने घर में देखे होगा तो, किसी गांव के किसी, वो क्यों होता है? इसी अर्थिंग के लीकेज की वजह से होता है। उसी दीवार में आपकी अर्थिंग की गई है, मान लीजिए दीवार के नीचे अर्थिंग की गई है, ठीक है। आपका अगर आपका लाइट घर में है ही नहीं, कोई डिवाइस ऑपरेशन में है ही नहीं, तो अर्थिंग में से कोई दिक्कत नहीं है, टच कर लो। लेकिन अगर डिवाइस ऑपरेशन में है और एक्स्ट्रा चार्ज रिमूव हो रहा है, तब तो आपको झटका लग सकता है। मेधावी सिंह से नेगेटिव वाला एक बार और, मेधावी मैंने बोला कि नेगेटिव चार्ज जो है वो वहां पे वोल्ट कितना होगा, नेगेटिव वोल्ट भी होगा, नेगेटिव वोल्ट, और ये कितना है 0 वोल्ट है, ठीक है। अब इसमें खुद बता दो कि लोअर कौन, नेगेटिव वाला लोअर होगा और 0 वोल्ट वाला हायर हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपल सी टेंडेंसी होती है, नेगेटिव चार्ज का जो की जो टेंडेंसी होती है, वो हायर टू लोअर नहीं जाता, वो लोअर जाता है। अब लोअर टू हायर क्या आएगा, कैसे समझ आ रहा है क्या? लोअर टू हायर किधर जाएगा, कुछ इस तरीके से जाएगा, नीचे की तरफ। क्लियर है क्या? लोअर टू हायर आएगा, नीचे की तरफ आएगा, तो क्या कह सकते हैं कि करंट नेगेटिव नीचे फ्लो कर जाएगा। मेरा भी क्लियर है? देखो कहीं भी डाउट हो आप पूछते रहो। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है यहाँ तक? यस। अब आते हैं, आपका डाउट था इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, ठीक है। और 2 तरह की रेटिंग का पूछा था आयुषी आपने, वो भी आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज को समझते हैं। फ्यूज क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्यूज इन एन इलेक्ट्रिक डिवाइस फॉर प्रोटेक्टिंग इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर प्रोटेक्टिंग एक फ्यूज क्या है ना, ये भी सेफ्टी डिवाइस है, घर में एक सेफ्टी डिवाइस होता है। क्या करते हैं कि हम लोग करंट के रास्ते में, हम लोग क्या करते हैं, करंट के रास्ते में एक तरीके से एक सिंपल फ्यूज वायर के थ्रू करंट पास कर देते हैं, ठीक है। एक फ्यूज वायर के थ्रू करंट क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं। अब रास्ते में कोई करंट का पास होना है फ्यूज वायर से, कोई दिक्कत नहीं, करंट आराम से पास कर जाएगा, करंट आराम से पास कर जाएगा। लेकिन ये जो फ्यूज वायर होता है ना, एक सर्टेन लिमिटेशन के साथ होता है। ऐसा लिमिटेशन कि अगर इससे ज्यादा, एक लिमिट से ज्यादा अगर करंट पास करेगा तो फ्यूज वायर मेल्ट कर जाएगा। फ्यूज वायर क्या हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। अब ये मेल्ट करने की टेंडेंसी उसकी है, तो एक बहुत ही अच्छा सेफ्टी डिवाइस की तरह एक्ट करता है। सिंपल समझे, नॉर्मल सर्किट है, उसमें बीच में एक छोटा सा फायर हमने अलग लगा दिया हमने सर, तो क्या करता है कि फ्यूज में जैसे ही आपका करंट एक्सीड करता है, ओवरलोडिंग होती है, आपका ये फ्यूज वायर क्या हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। क्लियर है क्या? फ्यूज वायर क्या हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। अब फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगा तो क्या होगा, ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा। अब बोलो करंट पास करेगा क्या? बोलो, रास्ता में तो पुल बन गया, ब्रिज टूट गया रास्ता अब तो करंट का। अब करंट कैसे फ्लो करेगा, कोई चांस नहीं, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, घर में करंट नहीं जाएगा और आपकी घर की सेफ्टी बन जाएगी। बिल्कुल सेम होता है एमसीबी। एमसीबी देखिए एडवांस वर्जन समझो उसी चीज का, इसी फ्यूज का, ठीक है। वो थोड़ा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की तरह काम करता है, थोड़ा इलेक्ट्रिकल। ये बेसिक सिंपल नॉर्मल डिवाइस है फ्यूज। घर में फ्यूज किसने नहीं लगाया होगा, सबने फ्यूज लगाने की कोशिश की होगी। घर में लाइट अचानक चली जाती है, सब लोग फ्यूज वायर बनाते हैं, पेरेंट्स को बनाते देखा होगा घर में आप लोगों ने, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? हर घर में फ्यूज की दिक्कत तो आ ही जाती है कम से कम ओवरलोडिंग के केस में। घर में एमसीबी गिर जाता है अगर ओवरलोडिंग हो जाती है तो। क्लियर है क्या? तो सबको फ्यूज समझ में है, प्रोटेक्टिंग डिवाइस और प्रोटेक्टिंग इलेक्ट्रिक डिवाइसेस अगेंस्ट ओवरलोड्स और शॉर्ट सर्किट्स, ठीक है। दोनों केस में ये बचाता है। इट प्रिवेंट्स इलेक्ट्रिक सर्किट्स फ्रॉम एक्सेसिव करंट। ये दूसरा वाला जो लाइन है ना, यही सारा मेन जड़ है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रुको एक सेकंड।
ठीक है, यही मेन पॉइंट है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। Whenever there is high voltage fluctuation, overloading, short circuit, fuse wire melts and prevents high voltage reaching the electric appliance. This saves the electric gadget. बहुत सिंपल वर्ड्स में कहानी लिखी गई है, ठीक है, कि हाई करंट में ये आपको सेव कर देता है ताकि आपके घर में शॉर्ट सर्किट ना हो। अब ये एक लाइन इसमें मिस किया मैंने, आखिर फ्यूज वायर की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? बिल्कुल मैदानी, फ्यूज वायर एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। फ्यूज वायर को अगर आप समझते हो, एमसीबी को समझते हो, एमसीबी इज एन इलेक्ट्रॉनिक सेंसर समझ लो, जो डिटेक्ट करता है इतने से ज्यादा करंट हुआ, एमसीबी विल नॉट एक्सेप्ट इट। ठीक है, एक समझ लो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लेकिन फ्यूज सिंपल नॉर्मल डिवाइस है, करंट बढ़ेगा वो मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, खैर चलो, अब मैं बात करता हूँ फ्यूज वायर सब नहीं बन सकते हैं। कैसा, सब मेटल का नहीं बन सकता, तो उसके मेटल की दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? एक होना चाहिए, इट मस्ट हैव हायर रेजिस्टिविटी। ठीक है, फ्यूज वायर जो होना चाहिए, फ्यूज वायर जो होना चाहिए मस्ट हैव हायर रेजिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। क्या सबको क्लियर है? क्या लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों? जल्दी मेल्ट कर जाए। हाई रेजिस्टिविटी क्यों? क्योंकि जल्दी हीटिंग इफेक्ट ज्यादा हो उसमें। क्लियर है क्या? आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब घर में जनरली दो तरह के वायर्स भी यूज करते हैं हम लोग। दो तरह के वायर्स होते हैं। ठीक है, आप किसी घर में वायर खरीदा होगा कभी भी, तो हैवेल्स के जनरली दो तरह के वायर्स आते हैं। दो रेटिंग्स के आते हैं, एक होता है 5 एम्पियर का, दूसरा होता है 15 एम्पियर का। ठीक है, 5 एम्पियर वाला करंट जो वायर जो होता है वो जनरली हर जगह यूज नहीं कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो टीवी, बल्ब, नॉर्मल चीजों को यूज करने के लिए। 15 एम्पियर वाला जो वायर होता है, एसी, फ्रिज, इन सब चीजों में जो हाई पावर के डिवाइसेस होते हैं, जो हायर करंट जिनसे पास करता है, ठीक है, उनमें यूज कर सकते हो। ये 15 एम्पियर 5 एम्पियर का मतलब क्या है? मतलब कि ये मैक्सिमम करंट है जो उस वायर से पास कर सकता है। कम पास कर सकता है, पर इससे ज्यादा करंट पास नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से ना करंट का लिमिट है। मतलब अब आप 5 वाले वायर से अगर आप 15 एम्पियर करंट पास कराओगे तो वायर क्या हो जाएगा? मेल्ट कर जाएगा। वायर क्या होगा? खराब हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा, लोड ही नहीं ले पाएगा वायर। क्लियर है क्या? इसीलिए घर में एडवाइजेबल होता है कि सही वायर सही जगह यूज करें हम लोग। क्लियर है क्या सबको? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बोलो, तभी तो आगे बढ़ेंगे। लास्ट स्लाइड है, आखिरी कहानी है, इसके बाद चैप्टर खत्म। ओवरलोडिंग। ये ओवरलोडिंग क्या होता है? ओवरलोडिंग बेसिकली कुछ नहीं होता है, हम उम्मीद से ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं बिजली सर्किट से। ठीक है, अब एक ही मैं एक्सटेंशन कॉर्ड लेके आता हूं, मैं दिखाता हूं ओवरलोडिंग कैसे होता है। ठीक है, मैं एक सेकंड दिखाता हूं। देखो एग्जांपल देखो, ये एक सॉकेट है। ठीक है, 4 सॉकेट दिए मैं। अब ऐसा करूं मैं, ठीक है, फ्यूज, आयुषी यही तो बता रहा था आयुषी फ्यूज कैसे वर्क करता है, अभी तो बताया, लास्ट में बताऊंगा आयुषी। ठीक है, लास्ट में बताऊंगा फ्यूज कैसे वर्क करता है। ठीक है, ये आपका एक सिंपल सॉकेट है, 4 इक्विपमेंट्स लगाने को दिए गए। अच्छा, मैं कुछ ऐसा करूं कि इसमें भी एक एक्सटेंशन कॉर्ड लगा दूं, 4 सर्किट उसमें भी लगा दूं, उसमें भी एक में से निकाल दूं और एक्सटेंशन कॉर्ड लगा दूं, और उसमें 4 सर्किट लगा दूं, तो क्या ऐसा नहीं हुआ कि बहुत ज्यादा अप्लायंसेस आपने लगा दिए? ठीक है, आपने क्या कर दिया, बहुत सारे अप्लायंसेस कनेक्ट कर दिए आपने। ठीक है क्या? अब बहुत सारे अप्लायंसेस कनेक्ट करोगे तो होगा क्या, समझते हैं थोड़ा सा। एक बात मुझे बताओ, सारे कनेक्शंस पैरेलल में हैं, सब लोग जानते हो सारे कनेक्शंस क्या है? पैरेलल में। अच्छा मुझे बताओ कि और सर्किट अगर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगेंगे, और अप्लायंसेस लगाओगे तो और रेजिस्टेंस पैरेलल में होगा। मानते हो क्या सब लोग? अभी 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं पैरेलल में, और लगा दोगे तो चौथा रेजिस्टेंस भी पैरेलल में हो जाएगा। तो क्या आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिक्रीज नहीं हो जाएगा क्या? मुझे बताओ, क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिक्रीज नहीं हो जाएगा क्या? मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं, एज पैरेलल में सारे डिवाइसेस पैरेलल में लगे हुए हैं। ठीक है, सारे डिवाइसेस पैरेलल में लगे हुए हैं। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं,
एज मैं इलेक्ट्रिक सिंपल याद करने की कोई चीज नहीं बता रहा हूं, ठीक है, मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं, पूरी बात सुन लो। as number of appliances increases, number of appliances increases, क्या होगा? R equivalent of the circuit decreases, ठीक है। अब R equivalent डिक्रीज करेगा तो आप बताओ कि जो करंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल सर्किट है, I क्या है? I कितना होगा? V अपॉन R इक्विवेलेंट होगा क्या? आप बताओ, I इक्वल्स टू V अपॉन R इक्विवेलेंट होगा क्या? तो अगर आप R इक्विवेलेंट को डिक्रीज कर दोगे, वोल्टेज तो कांस्टेंट ही है ना, तो क्या करंट ड्रॉन विल नॉट इंक्रीज? क्या करंट जो आप ड्रॉ कर रहे हो सर्किट में वो और बढ़ नहीं जाएगा क्या? यानी बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर आप नंबर ऑफ अप्लायंसेस बढ़ाओगे तो करंट ड्रॉन विल बी इंक्रीज, करंट विल इंक्रीज। क्लियर है क्या? करंट विल इंक्रीज। और अगर करंट इंक्रीज करेगा तो क्या ओवरलोडिंग नहीं हो जाएगी? क्या एक्सेसिव करंट हो गया? वायर की लिमिट 5 एम्पियर है, करंट आने लगा 10 एम्पियर, कैन यू यूज इट? क्या आपकी वायर की लिमिट 5 एम्पियर है और करंट आ रहा है 10 एम्पियर, कैन यू यूज इट? यू कांट यूज इट, ठीक है। इसी को कहते हैं ओवरलोडिंग, और इसी की वजह से, ओवरलोडिंग की वजह से वायर मेल्ट कर जाता है, शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं, बहुत चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन समझो, व्हेन करंट थ्रू इलेक्ट्रिक सर्किट एक्सीड्स इट्स मैक्सिमम लेवल, then condition is termed as overloading. It occurs when large number of appliances are connected, drawing large current. क्या पूरी बात समझ में आई क्या सब लोग? मैंने बोला अगर ज्यादा डिवाइसेस यूज करोगे तो ज्यादा आर इक्विवेलेंट होगा, आर इक्विवेलेंट डिक्रीज करेगा, और आर लग रहा है, एक और आर रेजिस्टेंस लग रहा है, और उससे करंट भी क्या होगा? ज्यादा ड्रॉ होगा। करंट ज्यादा ड्रॉ होगा अगर, तो ऑब्वियसली डिवाइस खतरे में रहेगा हमारा, ठीक है क्या? यही होता है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग के केस में अगर 5 एम्पियर का वायर यूज किया हो, 10 एम्पियर करंट जाएगा, वायर मेल्ट कर सकता है, 2 वायर मिल करके हो सकता है शॉर्ट सर्किट कर दे आपके घर में, ठीक है। तो ये सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही क्रूशियल होता है ओवरलोडिंग। क्या सबको ओवरलोडिंग समझ में आया क्या? लास्ट पार्ट है शॉर्ट सर्किट, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि घर में कुछ ऐसा हुआ, किस तरीके से कि आपके पास ना एक वायर था, लाइव वायर था, ये आपके पास लाइव वायर था, ये लाइव वायर था, ये लाइव वायर था, ठीक है। और आपके घर में क्या था? ग्रीन ब्लैक कलर से क्या था? ब्लैक कलर से नहीं बना था, ब्लू से बना था, ठीक है। और न्यूट्रल वायर था, ठीक है। दोनों इंसुलेटेड वायर से ठीक ठाक रखे हुए थे। अचानक क्या हुआ? किसी रीजन की वजह से इंसुलेशन मान लो छिल गया उनका। वायर पुराने वायर्स हो जाते हैं तो क्या हो जाता है? इंसुलेशन उनका क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, टूट जाते हैं वायर के इंसुलेशन जो ऊपर कवरिंग है उसकी, वो हट गए। और हुआ क्या कि लाइव वायर जो था मेरा न्यूट्रल वायर से कांटेक्ट में आ गया। लाइव वायर क्या हो गया? कहीं से लाइव वायर क्या हो गया? लाइव वायर जो था कहीं से न्यूट्रल वायर की क्या हो गया? कांटेक्ट में आ गया। इससे क्या होगा समझते हैं थोड़ा सा। अब लाइव वायर है 220 वोल्ट पे, लाइव वायर जो है वो है 220 वोल्ट पे, और ये है 0 वोल्ट पे, और इन दोनों के बीच हम कोई डिवाइस लगाते थे, ये तो डायरेक्टली खुद ही 220 वोल्ट और 0 वोल्ट मिल गए, और 0 वोल्ट मिल गया, ठीक है। तो एक मन में सवाल आना चाहिए कि आखिर इनके बीच करंट कितना होगा? तो I इक्वल्स टू क्या होता है? V अपॉन R। I क्या होता है? दो पोटेंशियल डिफरेंस वाले पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन R। लेकिन R तो 0 हो गया, 2 वायर अगर डायरेक्टली मिल जाएंगे तो R तो 0 हो जाएगा, ये R कितना हो गया? 0। तो क्या करंट बहुत शार्पली इंक्रीज नहीं करेगा क्या? दो वायर्स को अगर हम कनेक्ट कर देंगे, दो डिफरेंट 220 और 0 वोल्ट पर ठंडा गर्म एक साथ मिला देंगे अगर हम लोग, तो अचानक क्या करंट का एबनॉर्मल इंक्रीज नहीं होगा क्या? क्यों होगा इंक्रीज? क्योंकि आपका दो पोटेंशियल डिफरेंस तो है पर रेजिस्टेंस है ही नहीं दोनों के बीच कुछ। दोनों के बीच रेजिस्टेंस 0 है तो करंट क्या हो जाएगा? इंफिनिटी।
तो इसीलिए एबनॉर्मल इंक्रीज इन करंट इज ऑब्जर्व्ड इन द सर्किट, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। क्लियर है क्या? when live wire and neutral wire comes in contact with each other, ठीक है, abnormal increase in current is observed, this is termed as short circuit. Is it clear to all of you? और यहीं पे हो गई कहानी खत्म, ठीक है, चैप्टर हो गया खत्म। क्या सबको आया समझ में? क्या सबको समझ में आ गया? क्लास एंड करें अब। ये आपका चैप्टर खत्म हुआ। कोई भी डाउट हो आप अगले वीक एक अलग से सेशन रखेंगे और नेक्स्ट वीक लाइव शुरू करेंगे, ठीक है, एक अलग से सेशन रखेंगे। कोई दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो चैप्टर में पूछ सकते हो। थ्योरेटिकल चैप्टर है, थ्योरेटिकल डाउट्स होंगे इसमें, हो सकते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, चैप्टर खत्म हो गया। जब अपना दूसरा चैप्टर लाइट शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, आयुषी ने पूछा था हाउ डज ए फ्यूज वर्क। मैंने फ्यूज के लिए मैंने बताया आयुषी, अभी गौर से सुना नहीं सर, मैं बताता हूँ। मैंने बोला कि फ्यूज क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है, मान लीजिए इसमें करंट पास कर रहा है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक सर्किट है इसमें करंट पास कर रहा है। इलेक्ट्रिक सर्किट है, करंट पास कर रहा था। हम क्या करते हैं कि उसके करंट के पाथ में एक 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 अलग सा वायर लगा देते हैं बीच में, ऐसा वायर जिसकी मेल्टिंग पॉइंट कम हो और रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हो, ठीक है। लाइव एंड लाइव वायर समझ में नहीं आया, ठीक है। अब हमने क्या लगा दिया, हमने लगा दिया फ्यूज वायर लगा दिया। ये फ्यूज भी कुछ नहीं, एक वायर है, ठीक है, फ्यूज वायर अब लगा दिया। अब क्या ये करता क्या है? अगर मान लो आपका करंट कभी बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, शॉर्ट सर्किट हुआ होगा मान लो, तो करंट अचानक बढ़ेगा। तो जब करंट अचानक बढ़ेगा तो ये वाला जो आपका वायर है, ये वाला जो आपका वायर है, ये क्या करेगा, ये मेल्ट कर जाएगा। जैसे ही करंट का लेवल बढ़ेगा ना, ये वैसे ही ये वायर क्या हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा, ठीक है। ये एक वायर क्या हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। अच्छा बताओ आयुषी कि वायर मेल्ट कर जाएगा तो वायर तो रास्ते से हट जाएगा। आयुषी, अगर वायर रास्ते से हट जाएगा तो क्या करंट पास करेगा क्या? बताओ। काम काम हो गया अपना, सर्किट को बचा लेगा। तो फ्यूज कह सकते हो एक सेफ्टी डिवाइस है। हो गया काम खत्म आयुषी। चलो, हैव अ नाइस डे। समझ में आ गया आई थिंक। चलो बच्चों, हैव अ नाइस डे। होप सबको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। सुन, सारे स्लाइड भेज दिए मैंने, वैसे सारे ग्रुप पे हैं। सिर्फ मैं देख लेता हूँ कौन कौन स्लाइड नहीं भेजा है। ये वाला स्लाइड अभी भेजूंगा ना। चलो बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मीटिंग एंड कर रहा हूँ। आज आज क्लास काफी लंबी हो गई।